सो हाय एवरीवन। तो हम रेशो प्रोपोर्शन कर रहे थे, तो उसी कंटिन्यूशन में ये मेरा अगला क्वेश्चन है। जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ, द फोर्थ प्रोपोर्शन टू 12 21 8। अब जरा देखिएगा, पहले हम ये समझते हैं कि फोर्थ प्रोपोर्शनल होता क्या है और किस तरीके से हम इसको निकालेंगे। ठीक है, मान लीजिए, देखिए आपको दिया गया है a is to b is to, ये प्रोपोर्शन का साइन है, c is to d। ठीक है, तो ये होता है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो बेसिकली ये जो है इसी को हम बोलते हैं क्या, फोर्थ प्रपोर्शन। ठीक है, फोर्थ प्रपोर्शन। अब क्वेश्चन में आप देखिए, क्वेश्चन में दिया गया 12 21 8, यानी कि क्वेश्चन में आपको तीन वैल्यू दी गई हैं, तीन प्रपोर्शन आपको दिए गए हैं, आपको चौथा निकालना है। अब आप ये भी एक कंसेप्ट आपको पता होगा कि प्रपोर्शन में प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, बहुत ही बेसिक सा है, मीन्स। यानी कि एक्सट्रीम क्या होते हैं, एक्सट्रीम होते हैं ये वाले, यानी a इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी। क्योंकि आप देखिए, आप इसको क्या लिखोगे, इसको आप लिखोगे a अपॉन बी, इसको आप क्या लिखोगे, c अपॉन डी। तो ठीक है, तो अगर आप इसको अगर a इंटू डी, अब देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, b इंटू सी। ठीक है, तो आई होप ये फंडा तो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो अब हमें निकालना है क्या, हमें सिंपल से d की वैल्यू निकालनी है। तो अगर अब मैं आपसे पूछूं कि इस क्वेश्चन में फोर्थ प्रपोर्शन क्या होगा, ठीक, फोर्थ प्रपोर्शन क्या होगा, तो आप ये देखिए, ये मेरा है a, ये मेरा है b, ये मेरा है c। तो अगर आपको d निकालना है, ठीक, तो d क्या हो जाएगा, d हो जाएगा b इंटू सी अपॉन ए। राइट, सोच के देखिए, d क्या हो जाएगा, b इंटू सी अपॉन ए। अब आपका b क्या है, b है आपका 21, c क्या है 8 अपॉन 12। तो आप इसको काटिए, 3 4 जा, 3 7 जा, 4 2 जा, तो फाइनली आंसर आ गया 14। तो इसका मतलब सी मेरा राइट आंसर है। ठीक है, तो कभी भी अगर फोर्थ प्रपोर्शन, ये कई बार कई एग्जाम्स में आया हुआ है, रेलवे, एसएससी, ठीक है, डिफेंस एग्जाम्स में भी आया हुआ है कि फोर्थ प्रपोर्शन आपसे निकालने की बात की जा रही है। ये तो मैंने इतना डिटेल करके आपको समझाया, ठीक है ना। अब अगली बार अगर ये क्वेश्चन आता है पेपर में, ठीक है, तो आप इतना डिटेल में नहीं करेंगे कि मतलब ये तो फंडा एकदम ए बी सी आप लिखकर और फिर आप रिलेशन निकाल के फिर आप सॉल्व कर रहे हो। आपको सिंपल सा बस ये करना है कि आपको सिंपली से क्या कर देना है कि अगर आपसे फोर्थ प्रपोर्शन बोला जा रहा है, तो फोर्थ प्रपोर्शन में हम क्या कर रहे थे, फोर्थ प्रपोर्शन में आप इन दो का मल्टीप्लाई करोगे, लास्ट के दो का, और जो तीसरा है उससे आप डिवाइड कर दोगे। ठीक है, ये मेरा सीधे फोर्थ प्रपोर्शन आ गया। ठीक है, चले आगे, चलिए। अब देखिए उसी कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन आ गया, फोर्थ प्रपोर्शन, ये भी प्रीवियस ईयर में ही आया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमने वही अब जो डिस्कस किया कि इन दो को हमने मल्टीप्लाई किया, 273। अब हम सीधे सीधे अप्लाई करेंगे अपॉन 189। ठीक, तो अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 से काटो, 391 363, फिर आप 351 321, 3 7 जा 17 टाइम्स, फिर 7 से 91 कितना, 13 टाइम जाएगा, तो 13 इंटू 17 क्या आता है, 221। अब यहाँ पे एक आप नोट और कर लीजिए, आंसर तो इसका आ गया सी। नोट कर लीजिए कि 13 इंटू 17 होता है 221। ऐसा मैं क्यों नोट करवाने की बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो नंबर है ना, ये नंबर कई बार आपको कई सारे सवालों में दिखेंगे, यही मल्टीप्लिकेशन, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज। ठीक है, तो अगर आप डायरेक्टली इसको याद रख पाएंगे, ठीक है ना, कुछ ही फिक्स नंबर होते हैं। ठीक है, परसेंटेज जब मैं, और अभी परसेंटेज के सेशंस आएंगे तो उसमें हम और भी डिस्कस करेंगे किस किस तरह के फिक्स्ड पैटर्न बनते हैं, तो वो सब अगर आप याद रखेंगे तो आपको काफी फायदा होगा। ठीक है, 13 इंटू 17 क्या होता है, 221। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, सिंपल ही है एकदम, तो कर लेते हैं ऐसे। इसका आपको रेशियो निकालना है। देखिए रेशियो जो होता है ना, देने का ऑब्जेक्टिव क्या था इस क्वेश्चन को, रेशियो हमेशा सिंप्लीफाइड होता है। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। सिंप्लीफाइड का कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर आपका ये रेशियो है, अभी ये इससे ज्यादा नहीं कट पाएगा। मान लीजिए मैंने 16/12 लिखा होता, तो ये रेशियो नहीं है, रेशियो क्या है, 4:3। ठीक है, मान लीजिए मैंने आपसे बोला 21:18, तो ये रेशियो नहीं है, 3 6 जा 3 7 जा 3 6 जा 7:6।
ठीक है, तो सिंप्लीफाइड। तो अब जैसे कि ये है तो ये रेशियो क्या है, ये 2 की पावर 1.5, 2 की पावर 0.5। अब आपने एक फंडा पढ़ा होगा, a की पावर b अपॉन a की पावर c। सर्डी एंड डाइसिस में नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूं। अगर आपका बेस सेम है और पावर है डिनोमिनेटर में, ठीक है, डिनोमिनेटर में, तो अगर इस पावर को आप ऊपर लेकर जाओगे ना तो ये कुछ ऐसे रिप्रेजेंट होता है b माइनस सी। ठीक, इसको आप एकदम कंठस्थ कर लेंगे इस फंडे को। ठीक, तो अब वही चीज मैं इसमें करने जा रहा हूं कि 2 की पावर 1.5 माइनस 0.5 अपॉन 1। अब 1.5 से 0.5 माइनस हुआ तो कितना बचा, 2 की पावर 1 अपॉन 1, यानी कि ये क्या आ गया 2 अपॉन 1, यानी कि क्या हो गया ये 2:1। आंसर क्या आ गया मेरा, ए। ठीक, देखिए जो छोटी छोटी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं, देखिए क्वेश्चन जानबूझ के मैं सिंपल भी ले रहा हूँ, मैं थोड़े कॉम्प्लेक्स भी ले रहा हूँ, हर तरह के मैं क्वेश्चन कवर अप कर रहा हूँ जिससे कि मैं आपको कंसेप्ट समझा पाऊँ। ठीक है, कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, और जो भी हम कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं उसको आप कहीं नोटबुक में या फिर इन्हीं सेशंस को आप बार बार रिवाइज कीजिए। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी आया हुआ है ये भी एग्जाम में। इफ m is to n is equal to 3 is to 2, then 4m plus 5n is to 4m minus 5n। ठीक है ना, अल्टीमेटली आपको क्या दिया गया है इस क्वेश्चन में, आप एक चीज तो देख पा रहे हो कि रेशियो हमें गिवन है और हमसे पूछा भी क्या जा रहा है, रेशियो ही हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है ना, हमसे एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं पूछी जा रही। ठीक, तो ठीक है, इसको करने का पहला तरीका क्या होता है, मैं m को मान लेता हूं 3x, n को मान ले रहा हूं मैं 2x। ठीक है, अब सीधे उठा के m और n की वैल्यू इसमें आप पुट कर दो। तो अगर मैं 4m प्लस 5n की वैल्यू निकालना चाहूं तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3x प्लस 5 इंटू 2x। तो ये मेरा क्या हो गया 12x प्लस 10x। तो फाइनली मेरा आ गया ये 22x। ठीक है, अब देखिए दूसरा देखते हैं, 4m माइनस 5n, तो ये 4 इंटू 3x माइनस 5 इंटू 2x। तो ये हो गया मेरा 12x माइनस 10x। फाइनली ये आ गया मेरा 2x। इन दो में आपको रेशियो निकालना था तो ये हो गया 22x अपॉन 2x। अब मैंने आपको क्या बताया था लास्ट क्वेश्चन में कि रेशियो हमेशा सिंप्लीफाइड होता है, ये और कट जाएगा तो ये 11 अपॉन 11:1। तो फाइनल आंसर मेरा आ गया सी। पर आपको पता है कि हमें इतना करने की जरूरत नहीं थी क्वेश्चन में, ये तो मैंने एकदम बेसिक अप्रोच आपको बताई। एग्जाम में अगर आएगा ना तो एग्जाम में आप ये वाला तरीका बिल्कुल यूज ना करना। ठीक है, मैं आपको कुछ और बता देता हूं जो काफी ज्यादा सिंपल है, मतलब कर हम यही रहे हैं पर आप इस एक्स मैक्स के झमेले से आप बच जाओगे। ठीक, मैंने आपको डिस्कशन में बताया था कि डिस्कशन में हमने क्या देखा था, डिस्कशन में हमने देखा था कि आपको रेशियो गिवन है। ठीक है, और आपसे पूछा भी क्या जा रहा है, रेशियो पूछा जा रहा है। तो हमें एब्सोल्यूट वैल्यू की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि प्रीवियस वाला हमने जब प्रीवियस अप्रोच से क्वेश्चन किया तो उसमें हमने ये एब्सोल्यूट वैल्यू टाइप निकाला था। ठीक, आपको जरूरत नहीं है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू की जब रिक्वायरमेंट नहीं है ना तो आप इसको एक्स नहीं, आप सीधे वैल्यू पुट करो। आप समझ रहे हो, आप सीधे वैल्यू उठाओ, यानी कि m की आप 3 लो। रीजन क्यों है, मान लीजिए मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, आप इस क्वेश्चन को एक बार जरा बहुत ही ध्यान से देखो। ठीक है, आप यहां m की कुछ वैल्यू रखोगे 3 इंटू समथिंग, ठीक है, उसी रेशियो में आएगा यहां पे 2 इंटू समथिंग, फिर यहां पे भी 3 इंटू समथिंग, और यहां पे भी क्या 2 इंटू समथिंग, यानी वो समथिंग तो कॉमन है, ऊपर से वो समथिंग मैंने कॉमन ले लिया और नीचे भी मैंने वो कॉमन ले लिया, समथिंग समथिंग क्रॉस आउट हो गया, यानी कि उस समथिंग का कोई इफेक्ट नहीं है क्वेश्चन पे। तो इसलिए मैंने आपको क्या बोला कि आप सीधे वैल्यू उठा के रखो इसमें। तो आप वैल्यू रखो 4 इंटू 3, 5 इंटू 2, 4 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 2। सो 12 प्लस 10 अपॉन 12 माइनस 10, सो 22 अपॉन 2 दैट इज 11:1। दैट्स योर आंसर। ठीक है, दैट्स योर आंसर। समझ में आया आपको कि जब भी आपसे कोई एब्सोल्यूट वैल्यू ना पूछी जाए तो इसमें क्या होगा, इसमें आप एक्स से बच जाओगे। ठीक है ना, इसमें इस तरह से अप्रोच करने के क्या फायदे हैं, इसमें आप एक्स से बच गए, दूसरा आपका टाइम सेव हो गया,
तीसरी चीज, सवाल की कॉम्प्लेक्सिटी को आपने रिड्यूस कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये सब स्किल्स जो है ना, ये आपको मेन एग्जाम में काम आएंगी। ठीक है, जिससे कि जो कॉम्प्लेक्स सवाल होंगे वहां पे आप ज्यादा अच्छे से सोच पाओगे, आपको टाइम मिलेगा, आप पैनिक नहीं होगे। दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग ऑल टाइप ऑफ मल्टी डायमेंशनल अप्रोच विच यू कैन यूज। ठीक, यहां पे आप एक चीज और दिमाग लगा सकते थे ऑप्शन देख के। ठीक है, वो भी मैं एक बार डिस्कस करता हूं कि मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा हूं। देखिए, ये मेरा क्वेश्चन था। ठीक, एक और चीज है, जस्ट फॉर डिस्कशन मैं आपको बता रहा हूं, एक और चीज है इसमें। देखिए, आपको m/n दिया 3:2 और आपसे इस रेशियो की वैल्यू पूछी जा रही है। ठीक है ना, बहुत ध्यान से समझिए, मैं एक बार फिर ये एक्सप्रेशन लिखता हूं, 4m + 5n अपॉन 4m - 5n। आप मुझे इस एक्सप्रेशन को देखकर बताइए, ये वाला पार्ट है मेरा न्यूमरेटर का, ये वाला पार्ट है मेरा डिनोमिनेटर का। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मेरा न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से ज्यादा होगा? सोच के देखिए आप, क्योंकि यहां पे क्या आ रहा है, यहां पे आ रहा है मेरा प्लस और यहां पे क्या आ रहा है मेरा माइनस। ठीक है, तो न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से ज्यादा होगा। ठीक है, न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से ज्यादा होगा। ए ऑप्शन कैंसिल हो गया। ठीक है, ये मतलब ये एक अल्टरनेट थिंकिंग मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं कि मान लीजिए कभी ऑप्शन में ऐसा आ जाए कि आपने क्वेश्चन देखा, आपको एक चीज तो क्लिक कर गई, अभी हम सिर्फ एक ऑप्शन हटा पाए हैं, अभी हम सिर्फ एक ऑप्शन हटा पाए हैं। ठीक है ना, हो सकता है कि कोई दूसरा एक ऑप्शन ऐसा भी दिया होता है 11:1, सॉरी 1:11 टाइप का, तो आप इसको भी रिजेक्ट कर पाते। ठीक है ना, क्योंकि न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से ज्यादा होगा, क्योंकि प्लस है ऊपर वाले एक्सप्रेशन में। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन के थ्रू मैंने काफी कुछ समझाने की कोशिश करी है आपको। चलिए अगले क्वेश्चन पे फिर चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी देखिए, ट्राई कीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। If a sum of money is to be divided among A, B, C such that A share is equal to twice of B share and B share is equal to 4 times of C share, then the shares are in the ratio. एक चीज तो मुझे समझ में आ गई, यहां पे पूछा गया है रेशियो, यहां ऑप्शन में मेरे को दिख गया भैया रेशियो दिया हुआ है, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू का कोई रोल नहीं है। ठीक है, ये चीज आपको एकदम हिट करनी चाहिए। तो अगर सम ऑफ मनी आपको डिवाइड करना है ए बी सी में, अब जो ए का शेयर क्या बोला जा रहा है, ए का शेयर इज ट्वाइस ऑफ बी शेयर, बी का शेयर क्या है 4 टाइम्स ऑफ सी शेयर। तो यहां से आप ए अपॉन बी निकालोगे तो ये आएगा 2/1, यहां से आप बी अपॉन सी निकालोगे तो क्या आएगा 4/1। अब देखिए, आपको ए, तो इन शॉर्ट आपको क्या निकालना है, आपको ए इज टू बी इज टू सी निकालना है। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि उनका शेयर निकालो, देयर शेयर। ठीक है, ए इज टू बी इज टू सी निकालना है, तो ये तो हो गया, ए इज टू बी क्या है 2:1, बी इज टू सी क्या है 4:1। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया था पहले के लेक्चर में, इधर 1 है तो यहाँ पे नियरेस्ट 1 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, तो 8:4:1, दैट्स योर आंसर। सो डी इज योर आंसर। ठीक है, फाइन। अब आप देखिए, ठीक है, ये तो एक तरीका हो गया मेरा। ठीक, आप चाहते तो उसको यहां भी सॉल्व कर पाते, यहां पे 4 है तो आप यहां 4 बनाते बी को, तो जब आप यहां पे बी को 4 बनाते तो इसको क्या हो जाता है 8 हो जाता है, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई करते तो 4 2 8 आ जाता। तो यहां से भी आ जाता ए इज टू बी इज टू सी। जो लोग ऐसा डायरेक्ट कर पाते हैं तो उनके लिए भी मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, 8:4:1। अब यहां पे एक चीज और आप देखिए, एक चीज और आप देखिए, अगर आप थोड़ा और दिमाग लगाते। ठीक है, मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूं, चलिए इसको मैं रब नहीं करता हूं। जब आपने ये दो एक्सप्रेशन लिखा ना, आंसर तभी आ गया था, आपको ये करने की जरूरत नहीं थी। अब क्यों आ गया था पूछोगे आप देखिए, ए जो है वो बी का 2 गुना है और बी जो है वो 4 गुना है सी का, यानी कि सबसे बड़ा नंबर क्या है, सबसे ज्यादा वेटेज किसका है, ए का ही है ना। ए जो है वो बी का क्या है 2 गुना है, मतलब बी को आप डबल करोगे तब आप ए के बराबर पहुंचोगे, और बी जो है सी को जब आप 4 गुना करोगे तब आप बी के बराबर पहुंचोगे, यानी ए सबसे बड़ा हुआ मेरा। समझ पा रहे हो आप इसको, ए सबसे बड़ा हुआ, ए इज द लार्जेस्ट। आप ऑप्शन देखो, ए क्या इसमें लार्जेस्ट है, बिल्कुल नहीं है, इसमें स्मॉलेस्ट दिख रहा है। इसमें क्या है,
इसमें सेकंड हाईएस्ट दिख रहा है ए, 2 है ना, इसमें देखो 1 है। तो ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए। डी का सही होना उसकी मजबूरी है, ठीक है ना। ये मेरे को क्लियरली दिख गया यहाँ से कि ए 2 टाइम्स बी है और बी 4 टाइम्स सी है, तो यानी कि ए जो होगा वो 8 टाइम्स ऑफ सी होगा। ठीक है, ए जो होगा वो 8 टाइम्स ऑफ सी होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी इसी से कंसेप्ट पे मिलता जुलता क्वेश्चन है। If A wealth is 5 by 9 times of B wealth and C wealth is 8 by 5 times of B wealth, what is the ratio of C wealth to A wealth? ठीक है, रेशियो निकालना है इसमें भी। पहली चीज हमें दिख गई कि भैया रेशियो ही निकालना है, ऑप्शन में रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, चलो करते हैं। ठीक है ना, आप जब भी देखिए, जब भी आप वीडियो वगैरह क्वेश्चंस ये सेशन अटेंड कर रहे हो ना, तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करें। ठीक है, उसके बाद भले ही आपसे होता है या नहीं होता है, नो प्रॉब्लम, बट एटलीस्ट आप एक बार ट्राई कीजिए क्वेश्चन को, उसके बाद आप जरूर सोल्यूशन देखिए। ठीक है ना, उससे आपकी लर्निंग और बेहतर होगी। और साथ ही साथ मैं बता दूं, मेरा ग्रुप भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम पे। ठीक है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो भी, उसके लिए कोई भी चार्ज मार्ज नहीं है, बस आपको लिंक मिल जाएगा, आप तुरंत क्लिक करोगे और सीधे आप ग्रुप में एंटर हो जाओगे। वहां भी मैं काफी अच्छी अच्छी स्टडी मटेरियल, एग्जाम रिलेटेड अपडेट भी डिस्कस करता हूँ। ठीक है ना, सब कुछ आपको मिलेगा उसमें भी। तो अब देखिए आपकी ए की वेल्थ क्या बोली गई, ए की वेल्थ बोली गई 5 बाय 9 टाइम्स ऑफ बी की वेल्थ। सी की वेल्थ क्या बोली गई, सी की वेल्थ बोली गई 8 बाय 5 टाइम्स ऑफ बी की वेल्थ। तो यहां से ए अपॉन बी क्या आ जाएगा, 5 बाई 9, और सी अपॉन बी क्या आ जाएगा, 8 बाय 5। ठीक है, अब आपको सी की वेल्थ अपॉन ए की वेल्थ निकालना है, तो आप डायरेक्टली यही निकाल लो, ए इज टू बी इज टू सी, तो इससे आपको मिल जाएगा। तो ए कितना है, 5:9, और बी इज टू सी है ना, तो बी इज टू सी कितना है, 5:8। तो यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 5, तो ये आ गया 25, 45, 72। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, बहुत ध्यान से, कई सारे एस्पिरेंट इसी में गलती करते हैं। यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है सी वेल्थ टू ए वेल्थ, यानी कि आपको ए टू सी नहीं पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, आपसे ए टू सी नहीं पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है सी टू ए, यानी कि 72:25, दैट्स योर राइट आंसर। आई थिंक यहाँ पे शायद मिसपेल्ड हुआ होगा, ये 72 है, सो बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, तो उस चीज का आप ध्यान रखिएगा कि सी इज टू ए और ए इज टू ए। कई बार क्या होता है कि हम क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते जल्दी जल्दी में ये गलती कर देते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि पी क्यू आर इन्वेस्ट इन अ बिजनेस इन द रेशियो ऑफ 1:2 रेशियो 1:3 रेशियो 1:12 रेस्पेक्टिवली, आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ इतना, ये टोटल प्रॉफिट है, व्हाट इज द शेयर ऑफ क्यू। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि जो पी क्यू आर का इन्वेस्टमेंट रेशियो दिया गया है ना, उस इन्वेस्टमेंट रेशियो को हम सिंप्लीफाइड रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। अब सिंप्लीफाइड रेशियो में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होगा, हम एलसीएम लेंगे 2, 3, 12, इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम आ रहा है 12। ठीक है, इसका एलसीएम 12 आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूं P इज टू Q इज टू R 1/2, तो इसके कॉमन फैक्टर से, कॉमन मल्टीपल से सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक, तो ये आ गया 6, ये 4 टाइम्स गया, ये 1 टाइम्स गया, तो ये आ गया एक सिंपल सा रेशियो 6:4:1। ठीक है ना, अब देखिए ये जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट किस रेशियो में डिवाइड होता है, ये बहुत ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई भी पर्सन हो, 2 पर्सन हो, 3 पर्सन हो या 4 पर्सन हो, प्रॉफिट हमेशा उनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो में डिवाइड होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ठीक है, कि उनने इन्वेस्टमेंट कितना किया है या उनका शेयर कितना है। अब देखिए पी क्यू आर ने किस रेशियो में इन्वेस्ट किया है, 6:4:1। इससे मेरे को यह भी समझ में आ रहा है कि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका रहा है, पी का, उससे कम रहा है क्यू का, सबसे कम रहा है आर का। तो 6, 4, 10, 11, 11, 11, 11, 11 रेशियो किसके बराबर होगा, 11 रेशियो बराबर होगा 121,000 के। ठीक है,
तो 1 किसके बराबर होगा? 1 बराबर होगा 11,000 के। सीधे आप डिवाइड करोगे तो आपसे पूछा क्या जा रहा है शेयर ऑफ क्यू। तो क्यू का शेयर कितना है? क्यू ने कितना किया? 4 यूनिट। 4 यूनिट तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या? 11,000। तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 44,000। तो मेरा सही आंसर क्या आ गया? ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। ठीक, आप बाकियों का भी निकाल सकते हो। बाकियों का कैसे निकालना है? देखिए, एक का है 11,000, बाकियों का भी निकाल के बता देता हूँ कि पी का क्या होगा? पी का होगा 6 इंटू 11,000, दैट इज 66,000। और आर का कितना है? आर का तो एक ही यूनिट है, तो यानी 11,000। ठीक, और आपको क्रॉस चेक करना हो ये सही भी है तो आप देखिए, आप पी क्यू आर को आप ज्वाइन कर लो। 0 0 मैं ड्रॉप कर रहा हूं कैलकुलेशन के लिए अभी। ठीक है, आपको 121 ही मिलेगा, तो यानी कि मैंने सही सॉल्व किया है। ठीक है, आई होप दैट्स क्लियर। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, अगला भी एक नए टाइप का क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए। 3 categories of employee get wages in the ratio of 1:2:3. If they get increment of 5%, 10%, 15%, what is the new ratio of their wages? यानी कि 3 कैटेगरी के एम्प्लॉई हैं, मान ले रहा हूं मैं ए बी और सी कैटेगरी के एम्प्लॉई हैं। उनके वेज का रेशियो कितना है? 1:2:3। अब उनको क्या इंक्रीमेंट मिल रहा है? तो इनको इंक्रीमेंट कैसे मिल रहा है? इसको 5% का मिल रहा है, इसको 10% का मिल रहा है, इसको कितना मिल रहा है? 15% का। तो अब इंक्रीमेंट मिलने के बाद नया रेशियो क्या होगा? ठीक, अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या है ना कि हम, क्योंकि इसमें देखिए, अगर आप, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, अब आप इसका इंक्रीमेंट करोगे 5% का, फिर आप इसका 10% का, तो क्या होगा कि आपकी जो फिगर्स आएंगे वो डेसिमल में आएंगे, फ्रैक्शन में आएंगे। अल्टीमेटली आपका जो कैलकुलेशन पार्ट है वो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, तो उस कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए हम क्या करते हैं? ठीक है ना, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर देखिए आप सीधे से भी सॉल्व करोगे आप इंक्रीमेंट करके तो भी आ जाएगा, पर खामखा आपका जो कैलकुलेशन पार्ट है वो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आप 3 का 15% निकालोगे, आप समझ रहे हो? 3 का 15% कितना? 0.45। ठीक है ना, मैं तो बता दूंगा कि मेरे ठीक ठाक कैलकुलेशन है। फिर आप 10% निकालोगे। ठीक है, तो उसके लिए बचने के लिए आप क्या करो? उसके लिए आप क्या करो? उसके लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ, बहुत ध्यान से समझेंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है। ठीक है ना, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी, आपका एक ही बार में आंसर आ जाएगा। ठीक, आप ये मान लो ए बी और सी की वेजेस हैं 100, 200, 300। ध्यान दीजिएगा, जब मैंने 100, 200 और 300 लिया, मैं इसको इंश्योर कर रहा हूं कि इन तीनों के बीच का जो रेशियो है वो अभी भी 1:2:3 ही है। आप ऐसे मल्टीपल से आप लीजिए, ऐसा मल्टीपल लीजिए कि रेशियो, देखिए आपको क्वेश्चन की कंडीशन है वो वायलेट नहीं करना है कि 1:2:3। आप 50 से भी मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर आएगा, आप 100 से भी करोगे तो भी आएगा, आप 200 से करोगे, 300 से भी करोगे, आप 45 से भी करोगे, किसी भी कॉमन मल्टीपल से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा। लेकिन मैंने 100 से इसलिए किया क्योंकि 5%, 10%, 15% निकालना काफी आसान है। अब देखिए, अब इनको इंक्रीमेंट मिला 5% का, 10। अब देखिए 5% में कैसे कैलकुलेट करूंगा? इसके हिसाब से तो सीधे दिख रहा है, ये 5% क्या होगा? 5 ही होगा, तो ये 5 आ जाएगा। इंक्रीमेंट हो रहा है ना 5% का, तो 5% आप निकालो 100 का तो 5 आता है, तो 100 + 5। अब आपका यहाँ पे कितना है? 10% का, 10% कितना होगा? इसका 10% निकालो यानी कि 20, यानी ये कितना आ गया? 220। अब ये कितना है? ये है 15%, तो 15% निकालो, 10% कितना? 30, फिर उसके बाद 5%। देखिए मैं कैलकुलेट कैसे करता हूं। ये 15% है तो मैंने इसको अपने माइंड में मेंटली ब्रेक किया, 10% और 5%। 10% कितना होगा? 300 का 30। 5% क्या होता है? 5% इसी का ही आधा है, इसी का ही आधा है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 15, यानी कि मेरा ये कितना हो गया? 45, तो प्लस 45, तो ये हो गया मेरा 345। अब मैंने आपको ये बताया था पिछले क्वेश्चन में कि रेशियो हमेशा सिंप्लीफाइड हम रेशियो लिखते हैं। सिंप्लीफाइड मतलब कि हम उसको पूरा जितना कैंसिल हो सकता है उसको मोस्ट सिंप्लीफाइड वर्जन में हम ले आएंगे। तो ये नंबर को देख के मेरे को समझ में आ रहा है ये 5 से और कटेंगे, तो 5 से आप काट दो, 5 2
टू टाइम्स और वन टाइम्स। 5 4 जा 20, फिर 2 0, 5 4 जा 20, 5 6 जा 30, 5 9 जा 45। इसके बाद मुझे नहीं लगता ये कटेगा, और तो मेरा आंसर क्या आ गया, बी। सो 21 44 69 इज माय राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, ये भी कई बार आया हुआ है पेपर में, इसको भी ट्राई करेंगे। थर्ड प्रपोर्शन हमें निकालना है। तो थर्ड प्रपोर्शन क्या होता है, सिंपल सा आप कंसेप्ट याद रखो। थर्ड प्रपोर्शन, अगर a इज टू बी है, मान लीजिए आपको दो नंबर दिए गए a इज टू बी, और इनके बीच अगर आपको थर्ड प्रपोर्शन निकालना है ना, थर्ड प्रपोर्शन इज इज नथिंग बट बी स्क्वायर अपॉन ए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये चीज आप याद रखना, मतलब सेकंड नंबर का स्क्वायर करके फर्स्ट से डिवाइड, ये मेरा थर्ड प्रपोर्शन होता है। तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे दो नंबर दिए हुए हैं, अब इसका थर्ड प्रपोर्शन निकालना है, तो कुछ नहीं, 36 इंटू 36 अपॉन 24। सॉल्व करते हैं, 4 से काटते हैं, 4 9 जा, 4 6 जा, फिर 6 6 जा, आंसर आ गया 54, यानी कि बी इज द राइट आंसर। ठीक है, सिंपल सा था, बस इसमें ये समझना था कि थर्ड प्रपोर्शन कैसे निकालते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि अब की बार कभी एग्जाम में अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आप कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन करते हैं। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, दैट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, इसको आप ट्राई कीजिए। ठीक है, ये मेंस वगैरह में काफी आया है। देखिए, द प्राइस ऑफ ए डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। पहली स्टेटमेंट क्या दी गई है, मैं W को वेट मान रहा हूं, प्राइस को P लिख रहा हूं। ठीक है, तो प्राइस क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेट के स्क्वायर के। अ मैन ब्रोक द डायमंड एक्सीडेंटली इन 3 पीसेस। एक आदमी ने क्या हुआ, उसके डायमंड एक्सीडेंटली ब्रेक हो गए, उसके 3 टुकड़े हो गए, उसके कारण उसको लॉस हुआ 426,000 इतने अमाउंट का। तो ओरिजिनल प्राइस क्या थी डायमंड की। ठीक है, अब देखिए यहां पे जो प्राइस वाला फैक्टर है वो वेट के हिसाब से वेरी कर रहा है, यानी कि अगर मैं एक पहले फुल फ्लैश डायमंड की बात करूं जिसके टुकड़े नहीं हुए, ठीक है ना, एक यूनिट पूरे डायमंड की, ठीक है, तो उसका वेट क्या रहा होगा। ठीक है, वेट क्या रहा होगा उसका, 357, 7 5 12, 12 15। ठीक है, तो उसकी प्राइस वाला फैक्टर क्या रहा होगा, प्राइस वाला फैक्टर रहा होगा 225, क्योंकि प्राइस कैसे वेरी कर रहा है, वेट के स्क्वायर के। अब देखिए ये जो है, अगर आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो कुछ के आ जाएगा, पर अभी हम कांस्टेंट से मतलब नहीं है, हम पहले ये देख रहे हैं कि क्योंकि कांस्टेंट तो सेम ही रहेगा, कांस्टेंट इतना फैक्टर नहीं कर पाएगा, मेन जो है ये रिलेशन है कि प्राइस कैसे वेरी कर रही है। तो देखिए ओरिजिनली अगर एक यूनिट डायमंड होता तो ये उसके 3 टुकड़े हुए थे, इन 3 टुकड़ों को मिला के कितना था, वो 15 यूनिट था, तो उसकी प्राइस कितनी होती, 225 टाइप। लेकिन हुआ क्या कि वो ब्रेक हो गया। अब ब्रेक करने पे उसकी प्राइस कैसी रही होगी, आप देखो, 3 का स्क्वायर करो 9, 5 का स्क्वायर करो 25, 7 का स्क्वायर करो 49। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लो, 49 एंड 34, 83। ठीक है, 83 हो गई, यानी कि उसे नुकसान तो हो गया प्राइस। ठीक है, उसको नुकसान हुआ, नुकसान कितने का हुआ उसको, लॉस निकालो आप, 225 माइनस 83। ठीक है, तो 2 हो गया, 4 हो गया, 1, 142 का नुकसान हो गया उसे। और ये 142 किसके बराबर, यही तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, 42600, यानी एक यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, एक यूनिट की वैल्यू 300 आ गई। आप डिवाइड करो ना, 42600 अपॉन 142, 142 से ये 426 3 टाइम जाएगा 00, तो एक यूनिट की वैल्यू 300 आ गई। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, ओरिजिनल प्राइस, बहुत ध्यान समझना, ओरिजिनल प्राइस पूछा जा रहा है, वो नहीं पूछा जा रहा है कि प्राइस आफ्टर एक्सीडेंट, नहीं, ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस क्या थी, 225। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा मेरा ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस मैं यहां लिखता हूं, ये हो जाएगा मेरा 225 इंटू 300, 0053 7 6750, ये मेरी ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता प्राइस आफ्टर एक्सीडेंट तो वो क्या होती, वो होती 83 इंटू 300, 0092490। लॉस तो हुआ है। ठीक है ना, आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि अगर देखिए 24900 है, ये आफ्टर ब्रेक है ना, 24900, अब इसमें लॉस हुआ है, अगर मैं लॉस मिला देता हूं तो मेरे को ओरिजिनल प्राइस मिल जाएगी। ठीक है ना, मैं इसमें लॉस मिला देता हूं,
देखो मेरे को मिल गई। ठीक है ना। तो आई होप आज का सेशन हम यहीं तक ही रखते हैं और आपने सीखा होगा। फिर अगले सेशन में हम और क्वेश्चंस करेंगे रेशियो प्रोपोर्शन के। अभी काफ़ी कुछ है रेशियो प्रोपोर्शन में भी। ठीक है। और बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा जो भी पहली बार आए। ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में कुछ और नए क्वेश्चन और नए कंसेप्ट के साथ। ठीक है। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।